चैप्टर में ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें समझने की ज़रूरत है। अब पहला हमारा है एलसीएम और एचसीएफ का फॉर्मूला, ये होता है। उसके बाद कोई सा नंबर 0 पे एंड करता है या नहीं, उसे कैसे पता लगाएंगे। किसी भी नंबर को रेशनल प्रूफ करना है, और किसी भी नंबर को रेशनल प्रूफ करने में ये जो थ्योरम लगती है कि इफ़ ए डिवाइड्स बी स्क्वायर देन ए डिवाइड्स बी ऑल्सो, ये थ्योरम एंड ये सारी चीज़ें ये आपको किसी भी नंबर को रेशनल प्रूफ करने में काम आ सकती हैं। अब एक एक करके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देखते हैं। मान लेते हैं नॉर्मल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन आपको दिया जाए कि क्वेश्चन आपको है कि 2, 4 और 6 का आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। 2, 4 और 6 का एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड करना है। नॉर्मल आप कैसे करेंगे, जो आप बचपन से आप करते आए हैं। जैसे आपको एलसीएम निकालना है तो वही आपने 2, 4, 6 किया, अब उसे 2 से फिर 3 से फिर 5 से डिवाइड करते गए। तो 1, 2, 3, 2, 1, 1, 3 फिर 3। अब आपको जो एलसीएम है वो कैसे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। और अगर आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालते थे आप लोग, सिंगल सिंगल करते थे। पहले 2 किया, पहले 2 का अपन ने किया, फिर 4 का करेंगे 2 से, ठीक है, फिर 6 का। इस तरह से हम करते थे। और एलसीएम तो ऐसे नॉर्मल निकल जाता था इसका मल्टीप्लाई करने पर एचसीएफ में क्या करते थे हम, जैसे 2 को हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते थे। कैसे लिखते थे, 2 को मैं 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3, 2 की पावर 1 इंटू 3। अब एचसीएफ जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें हम कॉमन चीज़ देखते हैं। तो कॉमन तीनों में कॉमन क्या है भाई, प्राइम नंबर 2 कॉमन है तीनों में, ठीक है। और सबसे लीस्ट पावर क्या है भाई, जो कॉमन आ रहा है उसकी लीस्ट पावर क्या है, 1। तो 2 की पावर 1 यानी 2 आपका इसका एचसीएफ हो गया। इस तरह से हम एलसीएम एचसीएफ निकालते थे। अब ये जो है, ये वाली जो एलसीएम वाली ये जो मेथड है ना, ये मेथड ठीक है, लेकिन इसे हटा के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये वाली जो है ना, इसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। ये जो ऊपर ऊपर का इतना पोर्शन है इसे रफ वर्क होता है ये, और इसे शो करना ज़रूरी नहीं होता। मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है, और आप ऐसे ही एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। अच्छा, एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई, एलसीएम निकालने के लिए इसी चीज़ में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब लिख दो मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो 2 इंटू 3 मैंने लिख दिया, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है और 3 है प्राइम नंबर। अब इन प्राइम नंबर्स की हाईएस्ट पावर लिखते हैं। 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 अवेलेबल है, और 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 अवेलेबल है, ये वाली। तो 2 की हाईएस्ट पावर 2। तो जब ऐसे मैं सॉल्व करूँगा तो 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये जो पहले वाला हमने किया था, ये वाला, ये 2 इंटू 2 इंटू 3 और ये 2 इंटू 2 इंटू 3, ये बराबर है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो कुछ नहीं है, नॉर्मली हमें जो भी हमें कंपोजिट या प्राइम नंबर जो भी दिए हों, जिसका हमें एलसीएम निकालना हो जिस भी नंबर का, उसी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है, ठीक है। और लिख के फिर हम उसका जो एलसीएम एचसीएफ फाइंड करते हैं उसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन, एक ट्रिकी क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो वैसे तो आसान है लेकिन लोग पता नहीं इसे क्यों ट्रिकी मानते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन ऐसा है कि आपको कोई नंबर दिया है, लेट से एक्स आपको दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है a b स्क्वायर, और दूसरा नंबर है आपको वाई,
बाय कैसे दिया हुआ है आपको, बाय दिया है आपको ऐसे कि ए क्यूब बी, ठीक। अब आपको एक्स और वाई, ये जो दो नंबर है एक्स और वाई, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक। अब सबसे पहले तो एचसीएफ देख लेते हैं। तो दो नंबर्स आपके सामने, दो नंबर्स हमारे पास ही हैं। अब देखो एचसीएफ में क्या है, जो भी चीज़ कॉमन आ रही है भाई ए और बी दोनों में कॉमन है, तो मैंने ए बी लिख दिया। अब लीस्ट पावर देखेंगे, कौन सी लीस्ट पावर कॉमन है, लीस्ट पावर देखें कौन सी, यहाँ पे ए की पावर 1 है और यहाँ पे बी की पावर 1, ये दो सबसे छोटी पावर है। तो आपका जो एचसीएफ है वो ए बी आ जाएगा। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जितनी भी नंबर्स हैं वो सब लिख लेंगे, ए और बी दोनों लिख लिया हमने, ठीक है। अब हाईएस्ट पावर देखते हैं, बी की हाईएस्ट पावर 2 है और ए की हाईएस्ट, बी की हाईएस्ट पावर ये 2 है और ए की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 अवेलेबल है, तो हमने 3 लिख लिया। तो ए मल्टीप्लाई में रहेंगे, तो ए क्यूब बी स्क्वायर, आप इसका एलसीएम हो जाएगा। अब एक जो हमने क्वेश्चन पहले देखा था, उसी सिंपल क्वेश्चन से हम एलसीएम एचसीएफ के फॉर्मूला को और समझ लेते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन क्या देखा था, 2, 4 और 6 का एलसीएम और एचसीएफ, ठीक। एलसीएम क्या आया था, एलसीएम 2 × 2 × 3 यानी एलसीएम आपका 12 आया था, और एचसीएफ जो है, एचसीएफ आपका 2 आया था। अब देखो, अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इतना गिवन है, कितना, इतना, ठीक है। मुझे नंबर्स दिए हैं, सॉरी मुझे लगता है ये सिर्फ 2 नंबर्स पे वो फॉर्मूला है, चलो ये 3 पे भी हो सकता है। देखो तो एलसीएम में सिर्फ फॉर्मूला देखो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 इंटू 6, यही होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू बी इंटू सी, जितने भी नंबर्स होंगे आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो एलसीएम आपको दिया हुआ है 12 और यहाँ से 2 इंटू 4 इंटू, ये कितना जाएगा आपका, ये आ जाएगा 24, तो मल्टीप्लाई में एचसीएफ आपके सामने है। अब एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ ये आपका 24/12, अपन ने इस वाले को यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर दिया, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा और एचसीएफ 2 निकल गया। तो ऐसे हमने एचसीएफ निकाल लिया। तो अब ये हमें पता था एचसीएफ ये है, लेकिन मैंने फॉर्मूले को समझाने के लिए ये वाला जो फॉर्मूला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू, मतलब जितने भी नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ऐसे होता है। ये हमने क्या देखा, फॉर्मूला देखा एलसीएम एचसीएफ का। अब इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी देख लिया। अब कोई भी नंबर 0 पे कैसे एंड होगा, ये चीज़ देखना ज़रूरी है। देखो आपसे बोला जा रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n एंड्स विथ, राइटिंग थोड़ी सी खराब है, एंड्स विथ 0, ठीक है। 6 की पावर है, 0 से कभी एंड होगा या नहीं होगा। तो देखो इसका आंसर क्या रहेगा, कोई भी नंबर 0 पे तब एंड होगा जब उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है करेंगे जब हम, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में दोनों 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर होनी चाहिए, यानी दोनों का एक पेयर तो कम से कम बनना चाहिए, दोनों प्राइम नंबर्स होने चाहिए जब ही वो 0 से एंड हुआ। अब हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 3, तो 6 की पावर n क्या हो गया, 2 × 3 की पावर n। अब देखो भाई यहाँ पे 2 है लेकिन 5 नहीं है, यहाँ पे 3 है 5 नहीं है। अगर 5 और मिल जाता, मल्टीप्लाई में 5 और होता, तो हम कहते थे बिल्कुल ये जो नंबर है 6 की पावर n नेचुरल नंबर है, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 0 पे एंड करेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो हम कह देंगे सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n does not have
both prime number 2 and 5, so या फिर hence 6 की पावर n never ends with zero for any natural number n। ठीक, अब कौन सा क्वेश्चन है, देखो एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये बनता है कि जैसे मान लो आपको कोई दिया बन जाए जैसे 2/3। अब आपको ये बताना है कि ये जो 2/3 ये जो फ्रैक्शन है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। ऐसा आपसे पूछा जा सकता है, एक नंबर के क्वेश्चन में बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर को, इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर देखेंगे। अगर आप आंसर कैसे लिखोगे, अगर डिनोमिनेटर में 2 या फिर 5 है तो टर्मिनेट होगा। ठीक है, अगर नहीं है, अगर 2 मिल गया तो भी टर्मिनेट हो जाएगा, 5 मिल गया तो भी टर्मिनेट यानी रुक जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा, और दोनों मिल गए तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कह देंगे, हम कह देंगे कि यहाँ पे here denominator does not have here prime factorization of denominator does not have 2 or 5 prime number, so it will not तो ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब आप बोलोगे कैसे होगा नॉन टर्मिनेटिंग, देखो इसे कैसे कर सकते हैं, हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 2, ठीक है, डिवाइड करूँगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, अब 6 18 हो जाएगा, 18 माइनस करेंगे फिर 2 हो गया, फिर 0 आ गया, फिर 6, फिर 18, फिर वही 2 बचेगा, 0 आ जाएगा, फिर 6, यानी ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। तो 6.6 पे बार, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन ये बन चुका है, आपके सामने ही मैंने क्वेश्चन किया है। अब देखो आपसे यही सेम क्वेश्चन अगर या फिर दूसरे क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे आपसे बोला जाए कि 12/15 ये दिया जाए। अब आप बोलोगे कि सर हम देख लेते हैं कि डिनोमिनेटर ये जो है मैं उसको देख लेता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 3/5 नहीं, ये गलत कर रहे हो आप। पहले आपको ये जो दोनों चीज़ें उसे सिंप्लीफाई कर लेना है, जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करना है। अब देखो 12/15 को मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ, तो 3 टाइम्स में ये 4/5 बचा। अब देखो ये जो चीज़ है, तो डिनोमिनेटर हैज़ 5, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 5 है, यानी ये टर्मिनेट होगा। आप इसे भी चेक कर लेते हैं, आप लोग बोलोगे कि कैसे हो जाएगा, तो देखो इसे भी चेक कर लेते हैं, ये नॉर्मल मेथड है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 कोई भी एक या फिर दोनों प्राइम नंबर अवेलेबल हैं तो नंबर बिल्कुल टर्मिनेट होगा, और यदि नहीं है तो वो नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ देख रहा हूँ, ठीक है, तो ये नहीं होगा तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 × 5 8 × 14 0 0, ठीक है, ऐसे हो गया। अब और कौन सा कॉन्सेप्ट था, हमने देखा नॉर्मल एलसीएम और एचसीएफ, हमने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फिर हमने देखा एलसीएम और एचसीएफ का फॉर्मूला, फिर हमने देखा कि कोई नंबर 0 से एंड होगा या नहीं, फिर हमने देखा कि कोई भी जो नंबर है वो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे रेशनल नंबर। आपसे बोला जाए कि प्रूफ, आपसे बोला जाए √2 इज इरेशनल। ठीक है, सो कुछ नहीं करना आपको भाई, प्रूफ हमें पता ही है, मैथ में क्या करते हैं,
लेट रूट टू इज रेशनल, हमने मान लिया कि रूट टू क्या है, रेशनल है। अब वेयर सो it can be written in the form of p upon q where p and q क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। प्राइम नंबर होंगे यानी इन प्राइम नंबर माने जिनका HCF जो है 1 हो, यानी 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेयर p एंड q प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब मैं इसे अच्छे से लिखता हूँ। तो मैंने रूट टू को p अपॉन q के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर किया तो 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब भाई q को उस तरफ ले जाएंगे, 2 को नीचे ले आएंगे तो q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे वो थ्योरम लग जाएगी। थ्योरम कौन सी है वो, सिंस 2 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स p ऑल्सो, 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। तो p अब यहाँ पे हम मान लेते हैं p अपॉन 2 भी कोई होगा, यानी एक मिनट। अब हमने क्या किया, p जो 2 जो है p को भी डिवाइड करेगा। अब इसे हमने एक नंबर मान लिया m। ठीक, अब हमने क्या किया, ठीक है, अब p यहाँ से p क्या निकल गया हमारा, p हो गया 2m। ठीक, अब हमने इसी इक्वेशन में q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2, अब p स्क्वायर की जगह मैंने यहाँ पे 2m लिख दिया। ठीक है, नीचे 2 एज इट इज है। अब क्या करेंगे, q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर अपॉन 2, तो q स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू m स्क्वायर। अब यहाँ देखो, यहाँ फिर वही थ्योरम लगेगी कि अगर क्यू स्क्वायर 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो, तो क्यू अपॉन 2 इसे हमने क्या ले लिया, इसे हमने ले लिया n। ठीक, इसे हमने n ले लिया। अब n ले लिया तो हम यहाँ से q जो है वो 2n निकल गया। अब ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो और ये वाली इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब देखो p आपका जो है 2m है और q जो है 2n है। तो p अपॉन q जो p और q यहाँ पे जो प्राइम नंबर हैं और इनका HCF सिर्फ 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ये p को 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू m, और q को 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू n। तो 2 यहाँ पे एक जो है कॉमन फैक्टर हमें दिख गया 1 के अलावा, तो हम कह देंगे यहाँ पे सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन, सो या फिर हेंस रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, इस तरह हम रूट 2 को इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। अब आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन बोले जाएं जो बहुत आसान होते हैं, जैसे आपसे बोला 2 प्लस रूट 3। अब इसे हमें क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, इसे इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम फिर वही करेंगे, हम क्या करेंगे 2 प्लस रूट 3 को हम फिर रेशनल मान लेंगे p अपॉन क्यू के बराबर में कर देंगे। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, रूट 3 को यहीं रहने दूँ, p अपॉन क्यू -2। ठीक है, 2 को उस तरफ हमने भेज दिया। अब इससे क्या होगा भाई, इससे हम देख सकते हैं कि LHS जो है इरेशनल है, और यहाँ पे इसे हमने क्या माना, p अपॉन क्यू को रेशनल, और ये 2 जो है p अपॉन क्यू को रेशनल माना है हमने, और ये जो 2 है वो भी रेशनल है। तो रेशनल माइनस रेशनल क्या होते हैं, वो भी रेशनल ही होता है। तो यहाँ पे क्या फिर वही कॉन्ट्रडिक्शन वाली चीज़ हो गई, तो हम बोल देंगे कि यहाँ पे
ये जो है 2 + √3 इज इरेशनल, 2 + √2 इज इरेशनल। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हमने क्या देखा। देखो हमने एलसीएम और एचसीएफ करना देख लिया, फिर हमने इस फॉर्मूला को पुट करके आंसर निकालना भी सीख लिया। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट हमने कौन सा देखा कि नंबर 0 से एंड होगा या नहीं, और इसका एक दूसरा हमने देखा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। फिर हमने √n, ठीक है, यानी √2, √3, √5, ठीक है, सभी के लिए वो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो हमने इन सभी को मतलब रेशनल नंबर को रेशनल प्रूफ करना भी सीख लिया। फिर इस थ्योरम का कैसे यूज़ होता है व्हेन 2 डिवाइड्स q स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। तो मैंने जो थ्योरम इस थ्योरम का यूज़ करना भी सीख लिया। अब यहाँ पे ये जो टेबल है मैंने आपको बोला था पुराने क्वेश्चन में 2 + √3 वाले, इस वाले जो क्वेश्चन में इसे रेशनल प्रूफ करना था, इस वाले में मैंने बोला था कि रेशनल को जब रेशनल से माइनस करेंगे यानी p/q -2, तो p/q को हमने रेशनल माना है और q भी रेशनल है, तो रेशनल को रेशनल से माइनस करेंगे तो आंसर रेशनल ही आएगा। पर सामने क्या था, सामने √3 था, सामने था √3 जो कि कॉन्ट्रडिक्शन वाली कंडीशन हुई थी। तो इस टेबल को